दोस्तों, आपने किताबों में पढ़ा होगा कि इंसान बंदरों से बना है। हमारे पूर्वज बंदर थे। ये जानकर आपके मन में सवाल आता होगा कि अगर हम बंदरों से इंसान बन सकते हैं तो जो बंदर अभी हमारी छतों पर उछलते फिरते हैं ये इंसान क्यों नहीं बन जाते। धर्म ग्रंथों के ज्ञान पर चलने वाले इंसान मानते हैं कि बंदर से इंसान बनने की थ्योरी गलत है। हम ऋषियों की संतानें हैं या हमारा जन्म एडम और ईव नामक इंसानी जोड़े से ही हुआ है। देखिए, पहली बात तो ये है कि एडम और ईव की थ्योरी के लिए हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है और बगैर प्रमाण की बात पर यकीन करना सरासर अंधविश्वास है और कुछ नहीं। जहाँ तक बंदर से इंसान बनने की बात है तो इसके लिए हमारे पास पुख्ता प्रमाण है। हमारा और वानरों का तकरीबन 98% डीएनए आपस में मिलता है और हमें ऐसे प्राचीन हड्डियों के ढांचे समय समय पर मिलते रहे हैं जिनकी बनावट हम इंसानों और वानरों दोनों से ही मिलती है। यानी ये जीवाश्म हम इंसानों और वानरों की बीच की कड़ी रहे हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम जानते हैं कि कैसे बंदरों से इंसान बने और वर्तमान में छतों पर उछलने वाले बंदर इंसान क्यों नहीं बन पा रहे। दोस्तों, सबसे पहले एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लो एक पिता की 2 संतानें हैं, तो क्या वो संतानें हूबहू अपने पिता जैसी ही होंगी? बिल्कुल नहीं। वैसे कुछ बच्चों की शक्ल सूरत अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा मिलती है, लेकिन अगर आप हर ओर नज़र डालोगे तो पाओगे कि अनेकों सगे भाई ऐसे भी हैं जिनकी शक्ल सूरत या कद काठी ना ही एक दूसरे से मिलती है और ना ही अपने माता पिता से। कई बार ऐसा हो जाता है कि माता और पिता की हाइट कम हो लेकिन बच्चे की हाइट ज़्यादा हो जाए। यानी परिवर्तन एक ऐसी अवस्था है जो हम इंसानों या अन्य जीवों में लगातार आती रहती है। हम हमेशा वैसे ही नहीं रहेंगे जैसे आज दिखाई दे रहे हैं। आपके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चों के बच्चे आपकी तुलना में बिल्कुल ही अलग दिखेंगे। किसी भी जीव में परिवर्तन पीढ़ी दर पीढ़ी बेहद ही धीमी गति से आते हैं और हम इंसानों की ज़िंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि हम इन परिवर्तनों को देख सकें या महसूस कर सकें। यानी बंदरों से इंसान बनने की प्रक्रिया कोई 100-200 सालों में पूरी नहीं हुई है जो आप इसे खुद पर महसूस कर सकें। आज पूरे विश्व में हम जिसे इंसान कहते हैं उसका वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। हमें होमो सेपियंस के वजूद का अब से 2.5 लाख साल पुराना सबूत मिल चुका है। जरा कल्पना कीजिए कि 2.5 लाख साल होते कितने हैं और इन 2.5 लाख सालों से हम होमो सेपियंस यानी इंसान ही हैं। जहाँ तक हमारे और बंदरों के पूर्वज समान होने की बात है तो ऐसा करोड़ों साल पहले ही होता होगा। माना जाता है कि करीब 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी के स्थल पर जीवन पनपना शुरू हुआ। 5.5 करोड़ साल पहले वानर जैसे जीव बनने लगे जिन्हें हम अपना या बंदरों का पूर्वज कहते हैं। यानी ये कहना कि हम बंदरों से इंसान बने हैं बिल्कुल ही गलत होगा। वास्तव में हमें कहना चाहिए कि हमारे और बंदरों के पूर्वज करोड़ों साल पहले एक ही थे और हमारे वो पूर्वज ना हमारे जैसे दिखते होंगे और ना ही आज के बंदरों जैसे। हमारे उन्हीं पूर्वजों की संतानों में हर पीढ़ी के साथ परिवर्तन आया और अलग अलग वानर या बंदरों की प्रजातियां बनने लगी। यानी अभी जो बंदर आपकी छतों पर उछलते फिर रहे हैं हम इनसे इंसान नहीं बने, बल्कि हमारा और इन बंदरों का विकास एक जैसे जीवों से ही हुआ है। दोस्तों, हर जीव का कैसा आकार होगा, क्या गुण होगा, आँखों का रंग कैसा होगा या कैसी सूंघने की शक्ति होगी, इन सब का मूल उस जीव के डीएनए में होता है। आप कह सकते हैं कि डीएनए एक प्रकार से सभी जीवों का प्रोग्रामिंग या ऑपरेटिंग सिस्टम है। जिस तरह से कंप्यूटर के अंदर विंडो या मैक और मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड या iOS ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, वैसे ही डीएनए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी डीएनए की वजह से माँ के गर्भ में मौजूद छोटा सा भ्रूण बढ़कर शिशु बन जाता है। हर नई कोशिका सही दिशा में बढ़ती है और अलग अलग अंग बन जाते हैं। अब जो हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम यानी डीएनए है ये भी हमारे मोबाइल की ही तरह अपडेट होता है। इसमें नए नए फीचर सम्मिलित होते हैं, नए बदलाव आते हैं। इन बदलावों से सभी जीवों के गुण, रंग, रूप या स्वभाव भी बदल जाते हैं। इस बदलाव प्रक्रिया को म्यूटेशन कहा जाता है। वैसे अगर हम डीएनए को ऑपरेटिंग सिस्टम मानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि यह बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें अपडेट यानी बदलाव ज़रूरत और माहौल के अनुसार आते हैं। अगर एक ही नस्ल के 2 जीवों को रहने के लिए अलग अलग स्थानों पर भेज दिया जाए तो दोनों जीवों में अलग अलग बदलाव होने लगेंगे ताकि वो दोनों अपने अपने माहौल में बेहतर तरीके से रह सकें।
करें। दोनों में नई संतानें पैदा होने से यह अंतर और भी ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा और करोड़ों सालों बाद इन दोनों में अंतर इतना अधिक हो जाएगा कि ये दोनों ही अलग अलग प्रजातियां बन जाएंगी। सारे बंदरों के डीएनए में बदलाव एक ही दिशा में नहीं हुआ, क्योंकि जैसे जैसे बंदरों की संख्या बढ़ती गई वो अलग अलग इलाकों में फैलते गए और उनमें हर पीढ़ी के साथ अपने अपने माहौल के हिसाब से अलग अलग परिवर्तन आते रहे। कुछ बंदर ऐसे इलाकों में गए जहां पेड़ कम रहे होंगे, इसलिए उन्होंने पेड़ों की टहनियों पर उछलने की बजाय 2 पैरों से चलना शुरू कर दिया। उन बंदरों के हाथ फ्री हो गए क्योंकि अब वो हाथों का इस्तेमाल चलने के लिए नहीं करते थे। अपने उन्हीं हाथों से वो हर चीज उठाकर देखने व समझने लगे। उन्होंने पत्थर को हाथ में उठाया, एक दूसरे पर फेंका तो वो समझ गए कि पत्थरों से हम एक दूसरे को चोट पहुंचा सकते हैं, इसलिए उन्होंने पत्थरों को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बंदरों की यही नस्ल आज इंसान कहलाती है। दोस्तों, भले ही इन बदलावों को हम चंद लाइनों में बतला देते हैं, लेकिन ये बदलाव आने में लाखों करोड़ों साल लगे हैं। वानरों के अनेकों वंश आगे बढ़े होंगे, अनेकों वंश नष्ट हो गए होंगे, तब जाकर आज का इंसान बना। म्यूटेशन संभावना का खेल है। सभी बंदरों में वैसे बदलाव नहीं आए जैसे इंसानों की प्रजाति में आए। बाकी बंदरों के डीएनए में भी म्यूटेशन हुए, लेकिन वो म्यूटेशन अलग अलग दिशा में हुए। उनमें अपने माहौल और रहन सहन के अनुसार अलग अलग तरीके के परिवर्तन आए, जिस कारण एक ही पूर्वज से जन्मी बंदरों, वानरों और इंसानों की प्रजातियों में इतनी विभिन्नताएं आ गई हैं। दोस्तों, क्या वर्तमान समय में जीवों में आने वाला बदलाव थम गया है? हम जानते हैं कि बदलाव बेहद धीमी गति से लाखों करोड़ों साल में होने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि जीवों में आने वाला बदलाव वर्तमान समय में थम गया है, लेकिन ये बदलाव और भी ज़्यादा धीमा अवश्य हो गया है। इसका कारण कुछ प्राकृतिक है तो कुछ ऐसा इंसानों की बुद्धिमत्ता के कारण हुआ है। महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के जरिए प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन के बारे में समझाया है। नेचुरल सिलेक्शन के अनुसार प्रकृति एक विशेष माहौल में उस जीव को जिंदा रख पाती है जो वहाँ के माहौल के हिसाब से ज़्यादा बेहतर हो। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि कुछ इंसान बेहद फुर्तीले और तेज होते हैं तो कुछ बहुत सुस्त और धीमे। हर कोई प्रैक्टिस करके उसेन बोल्ट जितना तेज नहीं दौड़ सकता। ओलंपिक धावक मेहनत तो करते ही हैं, साथ ही वो कुदरती रूप से भी अधिक तेज एवं फुर्तीले होते हैं। मान लीजिए अगर सभी इंसान अचानक से दोबारा लाखों साल पीछे चले जाएं और हमारे हर तरफ सिर्फ जंगल और घातक जंगली जानवर ही हों, तो सिर्फ वही लोग जिंदा बचेंगे जो तेज एवं फुर्तीले होंगे। वो अन्य इंसानों की तुलना में तेजी से दौड़ेंगे या फुर्ती से पेड़ों आदि पर चढ़कर खुद की जान बचाए रखेंगे। सुस्त या धीमे व्यक्ति खुद की जान नहीं बचा पाएंगे और वो सबके सब मारे जाएंगे। यानी अब सिर्फ तेज एवं फुर्तीले इंसान ही अगली पीढ़ी को जन्म दे पाएंगे। उनसे जन्मी पीढ़ी में भी समान जिन्स होने के कारण अधिकतर व्यक्ति फुर्तीले ही होंगे। जो फुर्तीला नहीं होगा वो मारा जाएगा। जैसे जैसे वक्त बीतने लगेगा वैसे वैसे हमारे जिन्स आसपास के माहौल की जानकारी के हिसाब से हमारे अंदर बदलाव करना भी शुरू कर देंगे और शायद एक बार फिर से हम इंसान से बंदर बनने की राह पर चल पड़ेंगे। यही बदलाव की प्रक्रिया है। जैसे माहौल में हम जिएंगे वैसे ही गुण हमारे अंदर आएंगे। आज छतों पर उछलने वाले बंदर हमारी तरह इंसान नहीं बन पाए क्योंकि बदलाव पहले से ही सुनिश्चित नहीं होते। ये कोई गिनती नहीं है कि 1 के बाद 2 आएगा और 2 के बाद 3। बदलाव आवश्यकता के अनुसार होने वाली प्रक्रिया है। यहाँ अगर 3 से पहले 2 की आवश्यकता है तो वही आएगा। अगर 3 की आवश्यकता नहीं है तो वो कभी आएगा ही नहीं। हमारी छतों पर उछलने वाले बंदर हमारी तुलना में अलग परिस्थितियों से गुजरे होंगे, इसलिए उनका विकास भी अलग हुआ। आज सभी जीवों में बदलाव बेहद ही धीमा हो गया है क्योंकि मनुष्य को छोड़कर हर जीव के स्वतंत्र होने के अधिकार छिन चुके हैं। अगर शेर भारत में गुजरात के गिर के वनों में पाए जाते हैं तो वो हमेशा वहीं रहेंगे। अगर उन्होंने गिर के वनों से बाहर निकलने की हिमाकत की तो इंसान उन्हें मार डालेगा। और जब तक कोई जीव नए माहौल में नहीं जाएगा वो नए गुणों को नहीं अपना पाएगा और उसमें बदलाव नहीं आएंगे। अगर हम इंसानों की बात करें तो हमारे ऊपर भी पर्यावरण के हिसाब से अनुकूल होने का दबाव अब खत्म हो चुका है। हम एक आदर्श माहौल में रहते हैं जहां सिर्फ स्वस्थ और मजबूत इंसान ही नहीं बल्कि कोई शारीरिक रूप से बीमार या अपंग व्यक्ति भी अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा रहा है। आज अधिकतर इंसान अपने शारीरिक दमखम का नहीं बल्कि केवल अपने दिमाग का ही इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इंसानों में दिमागी रूप से और ज़्यादा
बुद्धिमान होना ही आज प्रकृति चयन का मुख्य लक्ष्य बन गया है और शारीरिक बदलाव ठहर से गए हैं। आज हम शारीरिक विकास की बजाय सांस्कृतिक विकास की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, जिसमें भविष्य में हम मनुष्यों का दिमागी विकास और भी तेजी से होगा, क्योंकि वर्तमान में एक स्वस्थ व्यक्ति जिए ना जिए परंतु एक होशियार व्यक्ति जरूर जीता है। इसलिए हमारी आने वाली पीढ़ियां हमसे और भी ज़्यादा होशियार होगी। आज एक मनुष्य का जीवन इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वो कितना बड़ा शिकार कर सकता है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि वो कितना पढ़ लिख कर कितनी अच्छी नौकरी करता है। यानी आने वाले भविष्य में जहां एक और जानवरों की स्वच्छंद घूमने की आज़ादी छिन जाने के कारण, जानवरों का एक निश्चित इलाके तक सिमट जाने के कारण जानवरों में बदलाव बेहद सीमित रहेंगे, वहीं इंसान भी केवल दिमागी रूप से ही आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि हमारा दिमागी परिश्रम शारीरिक परिश्रम से कहीं अधिक हो चला है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।